हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इसमें हम पूरे सिलेबस के लगभग 30 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें आपके पूरे सिलेबस से मैंने क्वेश्चन रखे होते हैं। किसी चैप्टर से 2 या किसी चैप्टर से 3, किसी से 1 भी क्वेश्चन हो सकता है। जो कम इम्पोर्टेंट होगा उससे हम 1 क्वेश्चन लेंगे। बाकी सभी चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इससे क्या होगा, आपको जो है पता लग जाएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन चैप्टरों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ठीक है, मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए अपनी कॉपी पेन लेकर के, और लास्ट में मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे अभी चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हमारे जो भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने साथियों को भी शेयर करें जो भी आपके साथ पढ़ते हों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये 2024 यानी पिछले साल आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। 4 ऑप्शन है इसमें। आप सभी जानते हैं 10वीं क्लास में 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के आते हैं, यानी बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, 140 के हमें गुणनखंड बताने हैं। तो अब 140 के गुणनखंड निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम ऑप्शन से इसको सोल्व करेंगे। भाई अगर इन सब के हमें गुना करके देखो तो 140 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 × 5 का वर्ग यानी 25 दूनी 50, और 50 सत्ते कितना होता है? क्या 140 होता है? नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 2 सत्ते 14 और 14 पंजे 70 होता है, ये भी नहीं हो सकता। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। तो देखा हमने कितनी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर तुम क्या करते बोर्ड एग्जाम में कि 140 को पहले फैक्टर करते, इसका यहाँ पर 2 से काटते, फिर 70 बार गया, फिर 2 से काटते, फिर 35 बार गया, फिर 5 से काटते, फिर 7 बार, और फिर 7 से काटा 1 बार, यानी 2 की पावर 2 और 5 × 7, तब जाके आप आंसर लगाते। लेकिन आपका यहाँ पर टाइम जो है वेस्ट हो गया। 2 या 3 मिनट आपके ऐसे ही चले जाएंगी। बोर्ड में हमारी एक एक सेकंड कीमती होती है। ठीक है, तो हमें अपना टाइम बचाना है और कैलकुलेशन बचानी है। तो बहुविकल्पीय को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनों से सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 867 तथा 255 का लैसा तथा मैसा ज्ञात कीजिए। ये आपके अति लघु टाइप के सवाल हैं जो 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका लैसा और मैसा निकालना है। सिंपल सा, आपको क्या करना है, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 867 के अलग फैक्टर कीजिए और 255 के अलग फैक्टर कीजिए। ठीक है, तो 867 देखिए किससे कट सकता है? 8 और 6 14, 14 और 7 21, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, बचे कितने? 2, 3 अट्ठे 24, बचे 2, 3 नम 27। ठीक है, अब और किससे कट सकता है ये? 2 और 8 10 और 1 9 19, तो 289। और किससे कटेगा? 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, ये 7 से देख लीजिए, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर 11 से देखिए, दोनों 11 में से 8 गए, नहीं कटेगा 11 से भी। 13 से देख लीजिए, 13 दूनी 26 और बचेंगे फिर 2 29 हो जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से देखिए, 17 एकम 17 और बचे कितने? 11, 17 सत्ते 119, तो 17 से कट जाएगा आपका। देखिए 289 वैसे भी 17 का ही वर्ग होता है, तो ठीक है 17 का 2 बार इसमें गुना हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। 255 को 5 से काट सकते हैं, तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, 13 सत्ते 17 ते 51 होता है, तो 3 से कट जाएगा 17 बार, और 17 एकम 17। अब लैसा निकालना है और क्या निकालना है? मैसा निकालना है। ठीक है, लैसा और मैसा। देखिए लैसा क्या होता है और मैसा क्या होता है। लैसा में हमें पहले इनके फैक्टर लिखे, 2 867 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 17 × 17। ठीक है, और इसको 255 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 × 3 × 17। ठीक है, तो जो कॉमन है दोनों में, भाई कौन कौन कॉमन है? 17 17 कॉमन है, तो ये जो कॉमन आया ये तो आपका हो जाएगा मैसा। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें? 17, यानी मैसा 17 है, और एक 3 भी कॉमन आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा गुना में, तो 17 या 51 तो आ गया मैसा। ठीक है, उसके बाद जो आपका बचा, क्या क्या बचा आपका? एक तो 17 बचा और एक 5 बचा, इसकी इनमें गुना और कर देनी है, किसमें? 51 में, यानी 51 की गुना और किस में कर देनी है? जो 17 बच रहा है और 5 बच रहा है, तो 17 × 5, तो कितना हो जाएगा? 17 पंजे
85, ये 51 को हम लिख सकते हैं 17 या 51, और इधर आ जाएगा 17 इंटू 5। अब देखिए 17 का वर्ग कितना होता है 289, और इंटू 5 तिया कितना होता है 15। अब 15 की गुना कीजिए, 15 निम्मा 135 हासिल लागू 13, 15 अट्ठे 140, 140 और 13 153 हासिल लागू 15, 15 दूनी 30 और 15 45, यानी जो आपका 15 दूनी 30 और 13 कितना आ जाएंगे, रुकिए एक सेकंड, 15 निम्मा 135 हासिल लागू 13, 15 अट्ठे 140, 140 और 13 कितने होते हैं 153 हासिल लागू 15, तो 15 दूनी 30, 30 और ये तो 2 45 से 35 आ रहा है भाई। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने 15 की 9 में गुना करी तो आया 15 निम्मा 135 हासिल लागू 15 और सॉरी हासिल लागू 13, 15 अट्ठे 120 होता है, हम बार बार 140 कर रहे थे, 15 अट्ठे 120, 120 में 13 ऐड करेंगे तो 133 हो जाएगा, हासिल लगेंगे 13, 15 दूनी 30 और 13 कितना आ जाएगा 43, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लेस है, तो एलसीएम कितना आया इसका 4335 और एचसीएफ कितना आया इसका 51, तो इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से समझिए लेस क्या होता है, पहले इन दोनों के फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद जो आपका दोनों में कॉमन है, जैसे 3 भी 2 बार है 17 भी 2 बार है, तो 3 और 17 क्या है इसके मैच हो जाएंगे, 3 17 तो 51 हो गया। उसके बाद जो 51 के अलावा और बचे हैं, जैसे 17 बचा और 5 बचा, इनकी गुना और कर देंगे लैसे में, तो वो लैस आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के सवाल आपसे हर बार पूछे जाते हैं लैसा मैसअप के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ये आपसे पूछा है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है। तो बच्चों वाला सवाल पूछ लिया, तो ऐसे टाइप के भी सवाल आ सकते हैं आपके। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो आपको सबको मालूम ही होगा। तो ठीक है, आपका एक क्वेश्चन पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ये बहुपद वाले चैप्टर से है। यदि बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 5x प्लस के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं किसी भी बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के। तो लिखेंगे, दिया है f(x) बराबर x² माइनस के 5x प्लस के k। इसके शून्यक कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से शून्यक जो है, अल्फ़ा और बीटा, इसने बोल दिया। अब हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस के b/a, आया ना। और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a, ठीक है। b की वैल्यू क्या होती है, जो x की गुणा में लिखा हुआ था वो b होता है, जैसे ax² प्लस के bx प्लस के c, यही तो फॉर्म होती है किसी भी द्विघात बहुपद की। तो b क्या हो जाएगा, जो x की गुणा में है, a क्या हो जाएगा, जो x² की गुणा में है, और c जो लास्ट में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ से लिखेंगे b की वैल्यू, जो x की गुणा में कौन है, -5, चिन्ह सही तो उठा लेते हैं। तो माइनस ऑलरेडी था पहले से ही, और -5 b की वैल्यू हो गई। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x² की गुणा में है, यानी यहाँ पर कोई नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, यहाँ पर 1। तो माइनस माइनस कितना लिख देंगे हम, 5। तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 5 हो गया। और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, c/a, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। a की वैल्यू यानी 1, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, k है। और हमें क्या दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। अब हमें इन तीनों का प्रयोग करके k का मान निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, पहले हम पेज पलटते हैं। देखिए अब आपको क्या क्या चीज़ पता है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 पता है, एक अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू k पता है, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 पता है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, या इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। 3 इक्वेशन है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1। क्या हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो निकाल लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर। तो जब हम इन दोनों समीकरणों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर 5 और प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब की बार क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो इससे होगा क्या, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के बीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के बीटा। तो बीटा और बीटा कितने हो जाएंगे, 2 बीटा, और 5 में से 1 चला जाएगा, 4 बचेंगे। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
अब अल्फ़ा और बीटा का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो के का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे अल्फ़ा व बीटा का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर तो रखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 बराबर के, तो के का मान कितना आ जाएगा 6। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। तो आपसे इस टाइप का सवाल हर बार पूछा जाता है, जिसमें आपको a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c2 निकाल के चेक करना होता है कि रेखाएं समपाती हैं, समांतर हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं। तो मैंने आपको 3 कंडीशन याद करा रखी है। कौन कौन सी? कि यदि आपका a1 अनुपात a2 बराबर आ जाए b1 अनुपात b2 के और ये भी बराबर आ जाए c1 अनुपात c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं हो जाएंगी आपकी समपाती और इनके कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं। इस कंडीशन में क्या होते हैं? अनंत हल। लेकिन अगर आपका a1 अनुपात a2 तो बराबर आ जाए b1 अनुपात b2 के, लेकिन c1 अनुपात c2 बराबर ना आए, तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और इस कंडीशन में जो समांतर करने वाली कंडीशन में कोई हल नहीं होता, आपको याद है? कोई हल नहीं। अच्छा, अगर a1 अनुपात a2 ही बराबर ना आए b1 अनुपात b2 के, तो कैसे होती है? रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और प्रतिच्छेदी की कंडीशन में केवल एक हल होता है। ये आपको 3 कंडीशन याद रखनी है, ये वाली। तो इस कंडीशन पर एक सवाल ज़रूर आता है। अब देखिए 2 रेखाएं हैं आपके सामने, ये वाली और ये वाली। इसमें a1 क्या हो जाएगा? x के आगे जो लिखा है। b1 क्या हो जाएगा? जो y के आगे लिखा है। c1 ये लास्ट वाला। a2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो लिखा है ये b2 ये c2। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर, तो a1 यानी 1 अपॉन a2 यानी 3। तो a1 अनुपात a2 तो आया 1/3। अब निकालो b1 अनुपात b2 बराबर, b1 कितना है? -1, b2 कितना है? -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब c1 अनुपात c2 और निकाल लीजिए, c1 अनुपात c2 तो कितना है? 8/16। 8 से 16 गया 2 बार, तो ये जो है दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा। तो ये कौन सी कंडीशन है? जो शुरुआत वाले बराबर आए और लास्ट वाला बराबर ना आए, तो ये दूसरी कंडीशन होती है। इसमें रेखाएं समांतर होती है और इनका कोई हल नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये कंडीशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। तो देख सकते हैं लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है, 2022, 23, 24 और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो कैसे करते हैं ये 2 अंकों वाली संख्या वाला सवाल? तो इसमें हम क्या मानते हैं? सबसे पहले दाहिने का अंक मानते हैं। माना दाहिने का अंक बराबर आ जाएगा x और इकाई का अंक क्या आ जाएगा? y। अंक मानने के बाद हम क्या मानते हैं? संख्या मानते हैं। अतः संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। तो ये हमारे 2 अंकों की संख्या होती है 10x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, यानी प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है वो कि किसी संख्या 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो अंक इसमें कौन कौन से? एक x है, एक y है, यानी x और y का योगफल 9 है। समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे इसको। तथा और क्या कह रहा है? यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, संख्या को पलट दो, यानी x की जगह y, y की जगह x कर दो। तो संख्या को हमने पलट दिया, तो नई बनने वाली संख्या यानी ये वाली संख्या मूल संख्या से, पहली संख्या से 27 ज़्यादा होगी। तो पहली संख्या क्या है? 10x प्लस के y, और इससे 27 ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसमें 27 ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना आपको। x और y वाले टर्म एक साथ ले लिए हैं। देखिए 10y में से 1y कैंसिल होगा, कितने बचेंगे? 9y बचेंगे। और 10x इधर आएंगे तो माइनस के 10x होंगे, और 1x प्लस के 10x माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के 9y। बराबर में बचेंगे 27। तीनों में 9 कॉमन लेके काट देंगे, सॉरी यहाँ पर जो है x बचेगा। तो y माइनस x बराबर 3 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2।
अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करिए। यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर माइनस का x है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे ऊपर वाला x से माइनस x खत्म हो जाएगा, y और y कितना बचेगा 2y आ जाएगा। इधर 9 और 3 12 हो जाएंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख लो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखो y का मान। यहाँ पर रखेंगे 6 माइनस एक्स बराबर 3, x को इधर ले जाओ 3 को इधर ले जाएंगे, तो 6 माइनस 3 बराबर x, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। अतः दाहिने का अंक क्या आ जाएगा आपका 3, दाहिने का अंक बराबर 3, और इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक हमने y माना था, तो y की वैल्यू है 6। अतः संख्या क्या आ जाएगी, संख्या थी आपकी 10x प्लस के y, इसमें x और y की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 10 या 30, और प्लस के 6 यानी 36, ये आपकी संख्या हो जाएगी। अब इस 36 को जो है अपना उत्तर चेक करने के लिए कि हमारा जो 36 आया वो सही है या गलत, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए कि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, इनके अंकों का योग करिए, 6 और 3 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहा है। अब यदि संख्या के अंकों को पलट दें, यानी 6 को आगे लिख दें 3 को पीछे लिख दें, तो ये जो है पुरानी संख्या से 27 ज़्यादा होना चाहिए। क्या 36 से 27 ज़्यादा है भाई? 13 में से 6 गए बचे 7, बचेंगे यहाँ पर 5 में से 3 गए 2, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर 36 है वो एकदम 100% करेक्ट है। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपना आंसर ऐसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इस टाइप के सवाल भी आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं और इस सीधा 6 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होते। तो कैसे करेंगे इन सवालों को ध्यान से देखना है। ये समीकरण है, इनको पहले सही फॉर्म में लिखिए। देखिए 3x माइनस के 5y और इस 4 को ले जाइए इधर साइड, यानी 4 बराबर समीकरण नंबर 1। 9x और 2y को इधर साइड ले आएंगे, 2y बराबर के 7, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सिंपल सी हल करनी है, या तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं या विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन लगा लीजिए, आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 9 है, तो 3 और 9 को बराबर बना सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 में 3 की गुना कर दूँ तो मेरा 9 और 9 हो जाएंगे बराबर। उसके बाद दोनों समान चिन्ह के हैं तो हम एक दूसरे समीकरण में से घटा सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 की गुना करके, 3 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने पर, करिए 3 से गुना, 3 या 9x हो जाएंगे, 3 पंजे 15y हो जाएंगे और 3 चौके 12 हो जाएंगे। नीचे समीकरण 2 लिखे, 9x माइनस 2y बराबर 7। इसको घटाना है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। 9x से 9x गए, माइनस के 15 प्लस के 2 माइनस के 13y बचेंगे। 12 में से 7 के बचेंगे 5। इस माइनस के 13 को इधर ले जाएंगे, बटे में आ जाएगा माइनस के 5/13। तो y का मान कितना आ गया, माइनस के 5/13। अब y का मान समीकरण नंबर 2 या 1 में हम रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, 3x माइनस y माइनस 5y, 5 एज इट इज, y की वैल्यू है माइनस 5/13 और बराबर में 4। इसको हल करो, 3x माइनस माइनस प्लस और 5 पंजे 25/13 बराबर 4। इस 25/13 को उठा करके इधर ले जाइए, 3x बराबर 4 माइनस 25/13, 13 चौका 52 और 52 में से 25 जाएंगे तो 27 बचेंगे, बटे में 13 और 3x। इधर 3 से 27 9 बार घटेगा तो 9/13। तो x का मान कितना आ गया, 9/13, तथा y का मान कितना आ गया, माइनस 5/13। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और सीधे आपके 6 नंबर लिख दिए जाएंगे। तो देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से है। इसमें एक समीकरण दी गई है, द्विघात x² प्लस के x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। ऑब्जेक्टिव सवाल है, सिंपल सा विविक्तर पूछा आपसे। तो आप जानते हैं विविक्तर क्या होता है। विविक्तर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस के
4AC यही तो होता है। अब ABC क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये इसके आगे A लिखा होता है, ये B और ये C। तो यहाँ पर रखिए B की वैल्यू 1 -4, A की वैल्यू भी 1 है और C की वैल्यू है -1। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 और 1 5। तो विविक्तर आ जाएंगे इसके प्लस के 5। तो देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब है तो ये वास्तव में द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से, लेकिन अब एग्जाम में कैसे पता करोगे कि आपका द्विघात समीकरण वाला चैप्टर से या जो दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिसमें x और y मानते हैं उस वाले चैप्टर से। क्योंकि इस चैप्टर और दूसरे वाला जो मैंने बताया रैखिक वाला, दोनों के जो क्वेश्चन है लगभग लैंग्वेज सभी की समान सी रहती है। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसे द्विघात वाले मेथड से करें या इक्वेशन बनाकर प्रतिस्थापन विलोपन वाले मेथड से करें। तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में वहां पर कुछ नहीं लिखा होता कि इसको द्विघात समीकरण ही बनानी है या रैखिक समीकरण ही बनानी है। आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे रैखिक समीकरण से कर सकते हैं, चाहे आप इसे द्विघात समीकरण से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आपको जो भी बेटर लगे वो एग्जाम में करके आना। तो उसने बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्रमागत किसे बोलते हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है सर, क्रम से, यानी जैसे पहली अगर 1 है तो अगली 2 होगी, इससे अगली 3 होगी, इससे अगली 4 होगी। अगर मैं पूछने लगूँ एक संख्या 65 है तो इससे अगली क्या हो जाएगी 66 हो जाएगी, इससे अगली 67 हो जाएगी। तो ये सारी की सारी संख्या कैसी हैं, ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत का मतलब समझ गए कि जिनमें अंतर 1 का होता है। ठीक है, इनमें सभी में कितने कितने का डिफरेंस है, 1 का तो डिफरेंस है, तो इनमें अंतर 1 का लेके चलना है। दूसरी बात, वह धनात्मक आने चाहिए और पूर्णांक आने चाहिए। इनको चाहे आप ना भी सोचो, लेकिन क्रमागत का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या मान ली हमने x मान ली, तो अगली क्या हो जाएगी इससे कि 1 जोड़ देंगे इसमें, है ना। तो लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर आ जाएगी x + 1। अब क्वेश्चन के अनुसार आइए, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार उसने बोला कि दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योग करिए। भाई x का वर्ग x² हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनका योग 365 है, तो 365 लिख देंगे। अब इसका a + b का होल स्क्वायर ओपन कर देना है, x² + a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab बराबर 365। x² और x² कितने हो जाएंगे 2x², इधर 2x लिख दीजिए और 365 को इधर ले आइए, प्लस के 1 माइनस के 365, तो माइनस के 364 बचेंगे। हाँ है ना, इन सब में 2 कॉमन है तो 2 से हम काट सकते हैं, दो सबको, x² प्लस के x माइनस के 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, यानी ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गई है। अब आपको इसको फैक्टर करने हैं, उसके बाद आगे सोल्व करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण यानी 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका अंतर 1 आना चाहिए। तो 182 को लिखेंगे, पहले इसके फैक्टर करके देख लीजिए। 2 निम्न 2 नम 18, 2 एकम 2, 13 से कट जाएगा 7 बार, 13 सत्ते 91। ठीक है, और तो कोई फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए 2 सत्ते 14, 14 और 13 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका अंतर 1 है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे x² प्लस के 14x और माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, यहाँ से -13 कॉमन लीजिए, तो इधर आ जाएगा x + 14 और इधर आ जाएगा -13 कॉमन लेने के बाद x + के 14 बराबर 0। अब x + 14 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे और x - 13 एक बार लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 2 आई हैं, कौन कौन सी, एक तो -14 और एक 13। अब शुरुआत में हमने क्या माना था कि जो दोनों संख्या कैसे होने चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, धनात्मक होने चाहिए और पूर्णांक। ये दोनों पूर्णांक तो हैं लेकिन धनात्मक नहीं है, तो धनात्मक वाली ओनली एक ही है, तो माइनस वाले को छोड़ने पर तो लिखेंगे -14 धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है, अतः x बराबर ओनली हम क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। तो x बराबर 13 का मतलब क्या हो जाएगा कि पहली क्रमागत संख्या मेरी x यानी 13 है, तो दूसरी क्रमागत क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर, इसमें एक ऐड कर देंगे यानी 14,
तो ये आपके जो है आंसर बनेंगे। अब बात आती है सर रैखिक समीकरण से कैसे करेंगे अगर हमें करना हो तो रैखिक समीकरण से भी वही है कि आप सबसे पहले दोनों संख्याओं को अलग अलग मान लो कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो लिखेंगे माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी y। ठीक, अच्छा अब प्रश्नानुसार आइए। प्रश्नानुसार उसने बोला है दोनों क्रमागत होनी चाहिए, तो हम जानते हैं क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर एक होता है। तो x और y का अंतर कितना आ जाएगा कि y में से अगर मैं x को घटाऊंगा तो मेरा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि दूसरी संख्या है ना। तो अगली जैसे मैं कह रहा हूँ पहली 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, तो हम हमेशा अंतर कैसे निकालते हैं कि अगली में से पिछली घटाकर अंतर निकाला हमने, 1 का अंतर आया। तो ऐसे ही मैंने अगले में से पिछली घटाई यानी y में से x को घटाया और अंतर आया 1। तो ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे बोला उनके वर्गों का योगफल यानी x का वर्ग और y का वर्ग, इनके वर्गों का योगफल कितना है, ये 365 है। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, इनको आपको सोल्व करना है। तो विलोपन तो लग नहीं सकती इसमें, तो कौन सी विधि लगेगी, इसमें लगेगी प्रतिस्थापन विधि। तो y का मान यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x को इधर ट्रांसफ़र करके 1 प्लस के x, तो यानी y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² प्लस y की जगह लिख दीजिए 1 प्लस x का होल स्क्वायर और बराबर 365। ठीक है, अब आगे सेम बिल्कुल यहाँ से वही समीकरण बन गई जो हमने शुरुआत में मानी थी, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे जो सोल्व होगा बिल्कुल इसी तरीके से मेथड से सोल्व होगा। तो समीकरण कोई से भी हम कर सकते हैं, द्विघात से भी बना सकते हैं और रैखिक से भी बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा और डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने एक द्विघात समीकरण दी गई है, आपको इसको हल करना है। हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना। तो x का मान कैसे निकलेगा, इसके फैक्टर करके। तो द्विघात समीकरण के फैक्टर कैसे करते हैं आपको याद होगा कि सबसे पहले की लास्ट में गुना करो 2 × 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि इन दोनों का योगफल -5 आ जाए। तो हम 6 के 2 फैक्टर बना सकते हैं, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, यानी 2 × 6। तो लिखेंगे 2x² को माइनस के 2x माइनस के 3x और प्लस के 3। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका x प्लस के 1। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा माइनस के, तो x सॉरी यहाँ पर माइनस बचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस बचेगा, ये 0 इक्वल है तो यहाँ भी 0 इक्वल। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी और -3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2/में आ जाएगा, यानी x के 2 मान आ गए। यही इस क्वेश्चन को आंसर है, यही x के मान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। एक आदमी ने 3200 रुपये का ऋण लिया, यानी किसी से 3250 रुपये का उसने कर्ज लिया है। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो एक आदमी है जिसने 3200 रुपये का किसी से कर्ज लिया है और वो जो है पहले महीने 20 रुपये देता है उसको, फिर हर एक महीने 15 रुपये बढ़ाता चला जाता है। तो हमसे पूछा वो कितने महीने तक अपना कर्ज चुकाता रहेगा, यानी कितने महीने में अपना कर्ज चुकता कर देगा। तो ये एक एपी बन रही है, ध्यान से देखिएगा क्या कि सबसे पहले उसने 20 रुपये दिए, तो पहले महीने में उसने 20 रुपये दिए, उसके बाद दूसरे महीने में कितने रुपए देगा कि 15 रुपये बढ़ा देगा, तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35 रुपये। उसके बाद तो तीसरे महीने में क्या हो जाएगा, फिर से 15 रुपये बढ़ा देगा, तो 35 में जब 15 ऐड करेगा तो 50 रुपये देगा। तो इसी प्रकार करता करता वो अपना ऋण चुका देगा। लेकिन अब हमें बताना है कितने महीने तक वो ऐसा करेगा। तो टोटल अमाउंट कितना है, 3250। तो ये इसका योग है कि नहीं है कि 20 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये और हर एक महीने का योग करके वो कुल मिलाकर 3200 रुपये चुकाएगा। तो ये आ जाएगा आपका SN। तो लिखेंगे दिया है A बराबर 20 रुपये और D बराबर कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस यानी 35 - 20 ये 15 और SN बराबर 3250। तो हमें बताना है N की वैल्यू कितनी होगी। हम जानते हैं SN का फॉर्मूला कितना होता है, N/2 और 2A प्लस N - 1 इंटू D, ये फॉर्मूला लगाएंगे। N की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन SN की वैल्यू कितनी है 3250 रुपये। N/2 2A की वैल्यू कितनी है 20 रुपये प्लस N - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 15 है। तो इनको सोल्व करो, 3250 की जब 2 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100 और हासिल लगो 1, 2 32 दूनी 64 और 1 6500 रुपये आ गए इधर।
इधर n बचा और 20 दूनी कितना आ जाएगा इधर 40 प्लस 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15n माइनस के 15 और इधर अंदर कितना बचेगा 40 में से 15 जाकर 35 बच जाएंगे, नहीं 25 बच जाएंगे और प्लस के 15n। यहाँ से जो है n के मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 25n प्लस के 15n स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 6500 रुपया। अब देखिए सब में 5 5 कॉमन आ रहा है, 5 से कट जाएगा ये, 5 ते 15, 5 पंजे 25 और 5 से कट जाएगा 13 बार, तो इधर बचेगा 1300 बराबर 5n और प्लस 3n स्क्वायर। ये एक अब द्विघात समीकरण बन रही है, इसको इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 1300 बराबर 0। इसके फैक्टराइज कीजिए, 13 ते 3900। अब 3900 के हमें ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका अंतर 5 आ जाए, तो कितना आ जाएगा इसमें 3900 के फैक्टर करिए, 13 ते 39 या 3900 को काट के देख लीजिए अगर नहीं मालूम आपको 3900 है तो इधर काटेंगे हम किससे 13 से काट लीजिए, 13 ते 39 300 आ जाएगा और फिर ये 10 से कट जाएगा कितनी बार 10 या 30 बार कट जाएगा और ये फिर 10 से कट जाएगा 3 बार। तो इसके दो फैक्टर बनाइए, ध्यान से देखना है, 10 या 30 और 13 दाई 130 और ये भी नहीं बैठ रहा। और क्या कर सकते हैं हम, एक काम कीजिए इनके और फैक्टर करके देखिए, दोबारा से फैक्टर करेंगे इसको। 3900 के हमें फैक्टर करने हैं, सबसे शुरुआत में 3 लीजिए, 3 से कट जाएगा 13 बार और उसके बाद फिर 5 से कट जाएगा और कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 बचे 3, 5 6 30 और बचेंगे 0। फिर कट जाएगा आपका 2 से और 26 13 बार कट जाएगा, इसको काटे और उसके बाद फिर से 5 से कट जाएगा कितने बार 5 दूनी 10 बचे 3 5 6 30 और फिर से 13 से कट जाएगा 13 दूनी 26। अब इनके जो है गुना करके ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिसका अंतर 5 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 13 पंजे 65। तो 60 और 65 दो इसके फैक्टर बन रहे हैं जिनका अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है और इनके गुना करने पर भी 3900 आएगा। तो हम फैक्टर क्या बनाएंगे 60 65, तो 3n स्क्वायर प्लस के 65n और माइनस के 60n माइनस के 1300 बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन ले 3 नहीं आएगा, n कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा 3n प्लस के 65। इधर से क्या कॉमन ले सकते हो आप, n को एक तो माइनस चिन्ह कॉमन आएगा, साथ में एक 0 कॉमन आएगी और दोनों में क्या कट जाएगा 2 से कट जाएंगे दोनों, तो 20 से कट जाएंगे, तो इधर कितना बचेगा 3n और जब 20 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 65 दूनी 130, तो 65 बार चला जाएगा बराबर 0। यहाँ से दोनों सेम है तो लिखेंगे इसको 3n प्लस के 65 और n माइनस के 20 बराबर 0। अब n के दो मान आएंगे, यहाँ से एक कितना आ जाएगा माइनस के 65/3 और एक आ जाएगा प्लस के 20। अब n का मान हमेशा हम किस का लेते हैं प्लस का लेते हैं, तो माइनस वाले को छोड़ने पर लिखेंगे चूँकि n ऋणात्मक नहीं होता। अतः n बराबर कितना आ जाएगा 20। तो n का मतलब है कि वह 20 महीने में अपना कर्ज चुकता कर देगा, अतः वह आदमी 20 महीने में अपना ऋण चुका देगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले, उसके बाद देखना है वो क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। अब देखिए ये एपी में तो हमने एपी बना दी, ए डी हमने इससे निकाल लिया और एसएन यहाँ से उसने दिया था, फॉर्मूला हम जानते हैं एसएन का लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा जो मुश्किल आई थी यहाँ पर इसके फैक्टर करने में मुश्किल आई होगी, तो इसके फैक्टर हमने ऐसे निकाले, इसको देख लेना। तो इसके फैक्टर जब हमने निकाले तो इनकी दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। तो एन कभी भी माइनस का नहीं होता, तो हम केवल और केवल प्लस की वैल्यू लेंगे। तो एन का मतलब है 20 महीने में अपना ऋण चुका देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC यानी आधार BC के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचा गया है। देख सकते हैं BC के समांतर PQ खींचा गया है। यदि
PQ अनुपात BC, यानी PQ और BC का अनुपात 1:3 हो तो AP और PB का अनुपात क्या होगा। आपसे AP और PB का अनुपात पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। इसमें जो है दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो त्रिभुज ABC बड़े वाला और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल APQ। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, हाँ है ना। तो हम लिखेंगे, चूंकि पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे लिखेंगे, क्या दिया है, PQ और BC का अनुपात दिया है, यानी PQ/BC बराबर है 1/3, ये दिया है। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज APQ समरूप हैं, तो जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो इनकी दो संगत भुजाएं लीजिए, एक तो छोटे वाले की भुजा AP लेंगे और बड़े वाले की इसी वाली साइड की कौन सी हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो AP का अनुपात किससे लेंगे, AB से। और फिर अब हमको इसका यूज करना है, ये वाली PQ किसकी भुजा है, त्रिभुज APQ की छोटी वाली की, और इसी के समान दूसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, BC। तो इसका और इसका अनुपात लेंगे PQ/BC, ठीक है। हम किसी का भी ले सकते हैं, अब जरूरी नहीं है हम ये वाला और ये वाला अनुपात लें, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। हमने कौन कौन सी ली, एक तो ये छोटी वाली और इस बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा ली, छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा का अनुपात हमने ले लिया। अब हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 1/3, तो यहाँ रख देंगे 1/3 AP बटे, देखिए AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दो भुजाओं से मिलकर बनी है, एक तो AP से और PB से। तो AB का मान हम लिख सकते हैं AP + PB, हाँ है ना। तो यहाँ लिखेंगे AP + PB, ठीक है। अब इसकी 3 की गुना कीजिए और इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, यह आ जाएगा 3AP बराबर AP + PB। ये भी 3 AP है, ये 1 AP है, 1 AP इधर जाकर क्या माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 AP बचेंगे बराबर PB। अब हमसे पूछा क्या था सवाल ने, उसने पूछा है AP और PB का अनुपात। तो AP और PB का अनुपात निकालने के लिए PB को मुझे बटे में लाना पड़ेगा, तो AP/PB, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो AP और PB का अनुपात कितना आ गया, 1:2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ठीक है। तो इस टाइप से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ये आपको समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके कोई भी दो भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आकृति में OA × OB बराबर है OC × OD, यानी आपको एक चित्र दिया है जिसमें OA की गुना OB में कर रहे हैं और OC की गुना OD में कर रहे हैं, वो बराबर आ रही है। दर्शाइए कि कौन ए बराबर कौन सी है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और कौन B बराबर कौन D, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर आना चाहिए, हमें सिद्ध करना है। और देख सकते हो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, 2020 में पूछा, फिर 23, 24 और NCERT में भी है, तो 25 में भी आ सकता है इस टाइप का सवाल। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। आपको जो दिया है पहले वो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, OA × OB बराबर है OC × OD, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज OAD और एक त्रिभुज OCB। तो जो त्रिभुज वाले छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं इसमें कौन कौन सी हैं, एक तो मेरे छोटे वाले त्रिभुज की OA भुजा है ये वाली साइड, और इसमें OD भी दे रखी है ना, OD। और दूसरे वाले त्रिभुज में कौन कौन सी बड़ी भुजा है, एक तो OC और एक OB, ये इसने दी है। तो एक भुजा लीजिए पहले छोटे वाले की यानी OA, और दूसरी भुजा लीजिए बड़े वाले की, कौन सी, OC। इसको मल्टीप्लाई में दिया है तो भाग में ले आएंगे OC बराबर OD को एज इट इज रखिए और OB को इसके बटे में ले जाएंगे। ये समीकरण नंबर 1 मान ली, ठीक है, कि OA और OC का अनुपात, इसी प्रकार OD और OB का अनुपात बराबर है। और क्या दिया है, ठीक है, और हम देख सकते हैं यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है ये। तो लिखेंगे कोण AOD बराबर है कोण COB के, कोण COB के, ये लिखेंगे शीर्ष अभिमुख कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं ना शीर्ष अभिमुख कोण, आपने पढ़ा भी होगा।
अब ध्यान से देखिए, जब भी दो त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण बराबर हो या दो साइड बराबर हो, उनका अनुपात बराबर हो। यहाँ पर ओ ए और ओ सी, ओ ए का अनुपात ओ सी से, इसी प्रकार ओ डी का अनुपात ओ बी से बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये एक समरूप त्रिभुज है, हाँ है ना, और इसमें एक एंगल बराबर भी है, तो इसके सारे एंगल बराबर होंगे। तो लिखेंगे इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ओ ए बी है ना, ओ ए डी, तो ओ ए डी समरूप है त्रिभुज ओ सी बी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अतः कोण ए बराबर किसके होगा, कोण सी के होगा, तथा और कोण डी किसके बराबर होगा, कोण बी के। ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, इसलिए हर एक कोण इसमें क्या होगा, बराबर होगा। और हमसे यही सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी आपसे। तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको, दो बिंदुओं के बीच का फॉर्मूला लगा करके। तो क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, डी बराबर अंडर रूट कि x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस पर बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन आने वाला है इस फॉर्मूले के ऊपर। तो ठीक है, x1 की वैल्यू है 5 और x2 की वैल्यू कितनी है, -12, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू भी 0 और y2 की वैल्यू भी 0। तो 5 और 12 कितने हो जाएंगे, 17। ठीक है, और 0 में से 0 गई, इसको ख़त्म कीजिए, अंडर रूट से स्क्वायर ख़त्म, तो कितना आ जाएगा, 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं चुटकियों में उड़ाओगे आप अगर आपको फॉर्मूला याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। बिंदुओं a -1,7 तथा b 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीधा 6 नंबर में पूछा जाता है। और देख लीजिए कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आया, 2019 में, 23 में और 24 में। पिछले साल से तो 2 साल से लगातार आ रहा है, और एनसीईआरटी में भी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कैसे करते हैं, आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। जब भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में कोई बिंदु विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो लिखेंगे माना बिंदु के निर्देशांक, माना बिंदु के निर्देशांक बराबर कैपिटल X कैपिटल Y। ये हमने बिंदु के निर्देशांक मान लिए। अब जो दिया है उसमें लिखेंगे, दिया है ये एक बिंदु है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 बराबर -1 और x2 बराबर 4 और y1 बराबर 7 और y2 बराबर -3। और ये अनुपात होता है m1 और m2 में। ठीक है, तो m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। ठीक है, अब लिखेंगे इसका मान कितना होता है अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र से। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्स वाई का, कैपिटल एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से। अब वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। m1 की वैल्यू कितनी है 2 गुना x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। अब सेम यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 रखेंगे, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। इसको सोल्व करो, 2 चौके 8 और 3 एकम 3 माइनस के, नीचे आ जाएगा 2 4 2 3 5, 2 3 6 माइनस के और 3 7 21 हो जाएगा बटे 2 और 3 5। तो सोल्व करेंगे, 8 में से 3 गए 5 और 5 से कट जाएगा नीचे 5 बचेगा 1। 21 में से 6 जाएंगे 15 और 15 से 5 कितने बार कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो अनुपात वो बिंदु कितना आ जाएगा, अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक बराबर 1,3। ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस पर अंतःविभाजन में और बाह्य विभाजन में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। अब देखिए इसमें सवाल में कहीं नहीं लिखा कि ये अंतःविभाजित कर रहा है या बाह्य विभाजित कर रहा है। तो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि जिसमें ना तो अंतःविभाजित लिखा है ना बाह्य विभाजित लिखा है, तो आप हमेशा उसे अंतःविभाजित ही मानकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो लिख कर कहे कि बाह्यतः विभाजित करता है या अंतः विभाजित करता है, तब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाएंगे। बाह्य विभाजित में क्या होगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएंगे दोनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से है और एक सवाल ऐसा जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 15 कोट थीटा बराबर 8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो कोट थीटा का मान लिखिए, क्या दिया है। तो कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 15 को बटे में लिख जाएंगे, यानी 8/15 दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा है साइन थीटा क्या होगा। अब देखिए आपको लाल बटे काका से याद है ना, लाल बटे काका। तो लाल बटे काका में साइन की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और लंब कितना है, कोट थीटा में कितना, कोट थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, ये आपका कोट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आधार यानी, और ये हो जाएगा लंब। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, साइन थीटा में क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण लिखेंगे। तो लंब कितना है इसमें 15 है, तो आंसर जो आएगा ऊपर हमेशा 15 आएगा और बटे में कर्ण आएगा। तो कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होगा या नहीं होगा। तो आंसर में हमारे दो ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर 15 आ रहा है, इसमें ऊपर 15 नहीं है और इसमें ऊपर 15 नहीं है। अब बचे दो आंसर, 15/8 और 15/17। कभी भी नीचे वाला जो कर्ण आएगा ना, नीचे वाला कर्ण होगा तो आधार लंब से तो बड़ा ही होगा ना, तो लंब से बड़ा नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बचा आंसर कौन सा, आंसर नंबर डी। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे ट्रिक से करने हैं, अगर लेकिन मेथड से भी कर सकते हो आप। मेथड से क्या होगा कि आप जो है एक त्रिभुज बनाओ, इसमें ये आ जाएगा आपका लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो आपको क्या क्या दिया है, कोट थीटा बराबर 8/15 दिया था, और कोट थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार की वैल्यू 8 हो गई और लंब की वैल्यू हो जाएगी 15। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और कर्ण की वैल्यू निकालोगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225। तो 225 में 64 ऐड करेंगे 289 आएगा। उसके बाद आप 289 को लिखेंगे 17 का वर्ग, यानी मेरा कर्ण आ गया 17। कर्ण कितना आ गया 17। अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ जाएगा 15 और कर्ण कितना आ जाएगा 17। तब लिखोगे आप साइन थीटा बराबर 15/17। तो इतना करने में आपको कम से कम 2 या 3 मिनट तो चल ही जाएंगी। लेकिन जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे आपको ऑप्शन से ही तुरंत करना है, ऑब्जेक्टिव सवाल है इसलिए आप ऑप्शन से ही इनको कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका अति लघु में आ जाता तब आपको मेथड से ही करना होता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है बच्चों को देखने में कि सर tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री और गुना होती जा रही है कहाँ तक, tan 88, tan 89 तक। तो इसका मान पूछ लिया था आपसे 2024 में। तो बच्चे इस सवाल को देखकर डर गए थे, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, चुटकियों में उड़ा दोगे इस सवाल को अब की बार अगर आ जाए तो। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो सीक्वेंस है एक गुना होती जा रही है कि tan 1 से लेकर tan 89 तक की गुना होती जा रही है। क्या मैं सारी गुना का मान लिखूंगा, नहीं। मैं जो हूँ tan 1 को और tan 89 को ध्यान से देखिए, इन दोनों का योगफल कितना है, 90 डिग्री है। 1 और 89 एक दूसरे से कट जाएंगे, जिन दो का भी योगफल 90 होगा वो कट जाएंगे, ठीक है। और 2 और 88 इनका भी योगफल कितना है, 90 है, ये भी कट जाएगा। इसी प्रकार जो tan 3 डिग्री है वो tan 87 डिग्री आ जाएगा इससे पीछे, तो वो tan 3 डिग्री tan 87 से कट जाएगा। अब होगा क्या, ऐसे ही कटते 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 ये कहाँ तक पहुँचेगा, tan 44। भाई tan 1 डिग्री कट गया, tan 2 डिग्री कट गया, tan 3 डिग्री कट गया। अब tan 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, और होते होते कहाँ तक जाएंगे, ये वाले सीक्वेंस बचेगा आपके सामने कि tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 46 डिग्री। इधर से हमने इसको काट दिया, फिर इधर से भी हमने इसको काट दिया। तो tan 44 और tan 46 इन दो का भी योग कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, केवल और केवल इसमें tan 45 बचेगा। उसका मान आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है। आंसर लगा देंगे 1, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि इसको शुरुआत वाले को लास्ट से काट दो, फिर सेकंड वाले को सेकंड लास्ट से, और फर्स्ट थर्ड को सेकंड थर्ड लास्ट थर्ड से काट देंगे, और बीच में बचेंगे ये 3 कि tan 44, tan 45, tan 46, ठीक है। उसके बाद 44 को 46 से काटना है और 45 का मान रख देना है। लेकिन बाय चांस अगर आपको tan न देकर आपको साइन दे दे कि मान लीजिए sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री और sin 3 डिग्री, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक गुना हो रही है, sin 88
साइन 89 डिग्री, ऐसे गुना होती जा रही है। तब आप क्या करते, सेम वही मेथड लगाएंगे कि साइन 1 किससे कट जाएगा, साइन 89 से, साइन 2 कट जाएगा साइन 88 से, और साइन 3 कट जाएगा साइन 87 से, और इसी प्रकार बीच में क्या बचेंगे, साइन 44 बचेगा, साइन 45 बचेगा और साइन 46 बचेगा। तो 46 डिग्री कट जाएगा 44 से, बचेगा क्या आपका साइन 45, और साइन 45 का मान लिखोगे तब 1/√2। तो बच्चे इस सवाल को रट के चले जाते हैं कि जब भी ऐसे इस सीक्वेंस वाला सवाल आ जाएगा तो हम तो 1 लगा के आ जाएंगे। लेकिन अगर उसने अनुपात बदल दिया कि tan की जगह साइन दे दिया या tan की जगह कोस दे दिया, तब आंसर चेंज भी हो सकता है। आपको केवल क्या याद रखना है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए उसमें हम बस जो भी इसमें दिया है, जैसे tan के पदों में सब, तो tan 45 का मान लिख के आ जाएंगे, और अगर ये साइन के पदों में आता तो हम साइन 45 का मान लिख के आ जाएंगे, अगर ये कोस के पदों में आएगा तो कोस 45 लिख दें। यानी जो भी अनुपात में होगा उसी का 45 का मान आपको लिख देना है। इस सवाल के बस यही मेथड है। अगर आप वैसे जाओगे साइन 90 माइनस ये tan 90 -1 करके, आपको लॉन्ग मेथड हो जाएगा, वो टाइम टेकन होता है। हम जो है इस ऑप्शन को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं और यही बेस्ट तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। सिद्ध कीजिए 1 + sec a बटे में sec a बराबर साइन स्क्वायर a बटे में 1 - cos a। तो इस टाइप के सवाल भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए हमें LHS को RHS के साथ प्रूफ करना है, तो हम LHS को लेके चलेंगे। सबसे पहले LHS क्या है, 1 + sec a और बटे में sec a, ठीक है। अब जो sec a होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, sec a बराबर 1/cos a होता है या नहीं होता है, हाँ या ना। तो आप लिखोगे सर हाँ, तो यहाँ पर sec a की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos a, तो 1 + 1/cos a लिख दिया, और बटे sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर cos a आ जाएगा ऊपर, +1 बटे में आ जाएगा cos a, नीचे 1 + cos a एज इट इज चलेगा, ठीक है। अब ये cos a से गया cos a, तो कितना आ गया इधर cos a +1 बचा, ठीक है, और नीचे 1 बचा, कोई दिक्कत। ये हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं कि 1 + cos a। अब क्या करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है कि नीचे 1 - cos a आना चाहिए और ऊपर साइन स्क्वायर a आना चाहिए। तो नीचे 1 - cos a कैसे आएगा, जब मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दूंगा तभी तो आएगा 1 - cos a। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और नीचे 1 था तो यहाँ पर लिख देंगे 1 - cos a। अब ये a + b और a - b, तो ऊपर क्या बन जाएगा, a का वर्ग माइनस cos स्क्वायर का वर्ग बटे में 1 की जब इसमें गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम 1 का वर्ग को 1 लिखेंगे और cos स्क्वायर a बटे में 1 - cos a। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूँकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ से 1 - cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ठीक है। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो ऊपर लिख देंगे साइन स्क्वायर a बटे में 1 - cos a। यही आपको प्रूफ करना था, ये RHS आ गया, ठीक है, RHS। तो LHS को लेके हमने सोल्व किया और RHS हमारा प्रूफ हो गया। तो यही सिद्ध करना था और सीधा आपका 6 नंबर लिख दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 जो है पिछले 3 सालों से लगातार बोर्ड में आ रहा है, 2022, 23 और 24। तो इस बार भी आ सकता है। चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी, ठीक है। यहाँ से यानी A से देखने पर O का अवनमन कोण क्या होगा और P से देखने पर और इसका O का अवनमन कोण क्या होगा। अवनमन कोण क्या होता है आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए अगर ये एक ट्रायंगल है, ये आपका कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण होता है, ठीक है। ये वाला एंगल क्या कहलाता है, उन्नयन कोण, कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उन्नयन कोण बनता है। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ से नीचे देख रहा है तो उसका कोण जो बनेगा वो बनेगा अवनमन कोण, यानी ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम अवनमन कोण, ठीक है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। याद रखिएगा कि ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री ही होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, चित्र में बिंदु O का, यहाँ पर बिंदु O पर एक एंगल दिया है 45 डिग्री, हमें A का और P का अवनमन कोण बताना है क्रम से। मान और ऑप्शन दिया है 30 डिग्री 45 डिग्री, इसका मतलब है कि 30 डिग्री A का अवनमन होगा और 45 डिग्री P का अवनमन होगा। अब ये देखिए 45 डिग्री
ये दोनों इस किसका उन्नयन कोण है, ये है ए का उन्नयन कोण। तो ए का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री है तो ए का अवनमन कोण भी क्या आना चाहिए, 45 ही आना चाहिए, हाँ है ना। तो ऑप्शन केवल दो ही हैं जिसमें ए के दो कोण अवनमन कोण है, कौन कौन से, 45। तो ऑप्शन नंबर ए तो ख़त्म हो गया, बचे दो ऑप्शन। अब पी का अवनमन कोण ध्यान से देखना है, ये वाला टोटल एंगल अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये वाला एक एंगल एल बन रहा है, यहाँ पर एक एल बन रहा है, और जहाँ पर भी एक एल बनता है वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। 90 में से इतना एंगल तो 60 डिग्री है, तो पूरा एंगल कितना बनेगा ये वाला, तो 30 और मिलाने पर ये कितना आ जाएगा, पूरा 90 बन जाएगा। तो इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 45 तो ए का हो गया और 30 डिग्री किसका हो गया, पी का हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। आप सभी ने पतंग उड़ाई होगी, तो मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई पर आपकी एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको आवाज़ दी और आपने जो है पतंग को अपनी छत पर किसी वस्तु से बांध दी डोरी को, और वो आसमान में अब भी उड़ रही है। तो ऐसे ही इस पतंग को छत पर या ज़मीन पर किसी एक बिंदु से हमने बांध दिया डोरी को। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। लेकिन अब पतंग में जो है बिल्कुल तनी हुई है, डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई बतानी है आपको, यानी आपकी जो सद्दी है या रस्सी है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए आपकी एक पतंग है, यहाँ पर कोई पतंग है, ठीक है, ये उड़ रही है आपकी पतंग। चलो मैं पतंग ही बना देता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपकी एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो मान लीजिए ये आपकी ऊंचाई है कितनी मीटर की, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो लिखेंगे पहले 60 मीटर, ठीक है। ये ज़मीन है, आप ज़मीन को ऐसे बना सकते हैं समतल, ये आपकी ज़मीन है। भूमि है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पतंग में लगी डोरी, अब पतंग मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपने जो है पतंग को ऐसे बिल्कुल उड़ा रहे हैं और डोरी में कोई ढील नहीं है, इसका मतलब डोरी बिल्कुल सीधी है। ये डोरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये डोरी हो जाएगी। अब डोरी का जो भूमि के साथ झुकाव कितने डिग्री है, डोरी का भूमि के साथ, भाई भूमि ये है ना, तो भूमि के साथ ज़मीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपको बताना है कि पतंग की जो डोरी है वो कितनी लंबाई की है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। तो मान लीजिए x लंबाई की है, तो हम इसको x मान के चलेंगे, x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान तरीके से हम सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे जैसे मैंने चित्र में आपको बताया वही वही आपको लिखना है। ये मान लीजिए A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु, ठीक है। तो माना ए बी या बिंदु ए, माना बिंदु ए पर पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, ठीक है। और ए सी पतंग की डोरी है, ए सी ये वाली ए सी पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। बस इतना लिखना है, जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यानी ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो ऐसा त्रिकोणमिति में कौन सा अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण दिए होते हैं, तो लाल बटे काका याद है आपको, लाल बटे काका, यानी आपको लंब और कर्ण देखना है, लंब ये रहा और कर्ण ये रहा। तो मुझे किस में मिलेगा, ये मिलेगा साइन थीटा में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है 60, कर्ण की वैल्यू कितनी है x मान लिया हमने, और थीटा कितना है, ये थीटा है 60 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान आपको याद है ना, √3/2, ठीक है, बराबर 60 बटे x। आप कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू याद करनी है। इधर ले जाइए x को, इधर 2 की गुना करेंगे 120 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा √3। इसको √3 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 120 √3, और बटे में √3 की जब इधर गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा ये, और 3 से 120 कटेगा 40√3, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू होगी, और x का मतलब ही क्या है, डोरी की वैल्यू। उसने आपसे डोरी की ही तो लंबाई पूछी है, तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई, 40√3 मीटर। अगर आपको
बिल्कुल फिक्स बतानी है तो √3 का मान रख देंगे। x बराबर 40 गुना 1.732 √3 का मान होता है। तो 40 की जब गुना करेंगे पहले एक 0 आएगी, 4 दूनी 8, 4 से 12 और 4 7 28 और 1 29, हासिल लगो 2, 4 एकम 4 और 2, 4 और 2 आ जाएंगे 6। पॉइंट कितने अंकों बाद है? 3 अंकों बाद है, तो 3 अंकों बाद ही पॉइंट लगा देंगे। तो 69.2 मीटर की डोरी हो जाएगी, ये इसकी फिक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अतः डोरी की लंबाई बराबर 69.2 मीटर। तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे करेंगे। ज़रूरी नहीं है आपको इसमें tan का ही फॉर्मूला लगाए। tan का फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब आपको भूमि से इसकी पतंग की ऊंचाई की मतलब कितनी दूरी पर हो आप, है ना, ये वाली वैल्यू देसा, तब आपको tan का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन आपको केवल 2 ही चीज़ दी है, तो आपको देखना है लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, तो केवल हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो पहले एक वृत्त बनाइए। जैसे जैसे सवाल कहेगा पहले हम वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। देखिए स्पर्श रेखा के बिंदु P पर, मान लीजिए कोई बिंदु P है यहाँ पर, इसकी स्पर्श रेखा PQ है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, ये मान लीजिए केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, से बिंदु Q पर, ये बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ये इस प्रकार मिलती है इसकी स्पर्श रेखा कि OQ की वैल्यू 12 है, 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर मैं मिला दूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगी? त्रिज्या के। और त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 10 और ये 12। तो क्या आप मुझे ये ज्ञात करा सकते हैं ये कितना होगा? हाँ है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें हमें लंब दिया है और आधार दिया है, कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन यही तो आपकी दिक्कत है कि ये कर्ण नहीं है, ये आपका आधार है। कैसे? यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होती है ये त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, याद होगा। तो जहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये आ जाएगा आपका कर्ण और ये आ जाएगा आपका लंब और ये बचा आपका आधार। तो आपको आधार का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय याद है ना कि लंब का कर्ण का स्क्वायर यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो आधार को निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे। 12 का वर्ग 144 और 10 का वर्ग 100 बराबर आधार का स्क्वायर। 144 में से 100 जाएंगे, बचेंगे 44 और इस पर लग जाएगा अंडर रूट, बराबर में आधार आ जाएगा। अब अंडर रूट 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुना 11, है ना। आधार कितना आ जाएगा? 4 को बाहर निकाल दीजिए, 2√11 आधार। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 2√11। ठीक है, तो जैसे जैसे सवाल बोलता है पहले चित्र बनाइए, अपने आप ही पता लग जाएगा क्या निकालना आपको। बस ये दिक्कत है कि इसको 90 मत मान लेना, यहाँ पर 90 नहीं होता, यहाँ पर होता है। और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो बच्चे जो हैं इसको कर्ण मान के पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ना नहीं है, इसमें से इसे घटाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC यानी AB बराबर है किसके? AC के, तो सिद्ध कीजिए BE बराबर CA यानी BE और CE बराबर होंगे। ये हमें प्रूफ करना है, 2024 में आपसे पूछा भी गया है। तो आपको इसमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है पहले। अतः जो बिंदु A से 2 स्पर्श रेखा खींची गई हैं, कौन सी? एक तो AD और एक AF, तो ये दोनों बराबर होंगी, है ना। तो AD बराबर किसके हो जाएगा? AF के। और बिंदु B से जो 2 स्पर्श रेखा खींची गई हैं BD और कौन सी? BE, तो ये भी बराबर होंगी, यानी BD बराबर होगा BE के। और जो बिंदु C से 2 स्पर्श रेखा खींची गई हैं, एक तो CF और एक CE, तो CF बराबर किसके हो जाएगा? CE के।
अब लिखेंगे जो दिया है उसने, आपको क्या दिया है, यदि ए बी बराबर ए सी हो तो दिया है ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और ए सी बराबर है। अब देखिए ए बी किस किस से मिलकर बना है, ये पूरी लंबाई जो है ए डी और बी डी से मिलकर बनी है, हाँ या ना। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह लिख सकते हैं हम ए डी प्लस डी बी या बी डी लिख सकते हैं इसको, बराबर। और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ प्लस के सी एफ, ए एफ प्लस के सी एफ, ठीक है। अब देखिए जो समीकरण में ए डी बराबर ए एफ है, तो यहाँ पर हम ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एफ लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी ई लिख सकते हैं। और ए एफ को ए एफ ही रहने देना है, और सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सी ई लिख सकते हैं, ठीक है। ए एफ से गया ए एफ, बचा क्या, बी ई बराबर सी ई। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये रहा, यही आपको प्रूफ करना था, तो प्रूफ्ड। सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक प्रॉपर्टी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। तो ए से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं हैं ए डी और ए एफ, ये दोनों बराबर लिख दी। बी से खींची गई दो स्पर्शरेखाएं हैं, एक तो बी डी और एक बी ई, तो ये दोनों बराबर लिख दी। सी से स्पर्शरेखाएं कौन कौन सी खींची गई, सी एफ और सी ई, ये दोनों बराबर हैं। अब जो सवाल ने दिया है उसे लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी उसने दिया है, ए बी को हमने लिख दिया ए डी प्लस के बी डी में, और ए सी को हमने लिख दिया ए एफ प्लस के सी एफ में, ठीक है। अब जो जो हमने माना था शुरुआत में ए डी बराबर ए एफ के, तो ए डी की जगह ए एफ लिख दिया, और बी डी की जगह हमने सी बी ई लिख दिया, और सी एफ की जगह हमने सी ई लिख दिया। दोनों तरफ ए एफ थे तो हमने एक ए एफ को चेंज करा, ए एफ से गया ए एफ, और बी ई बराबर आ गया सी ई। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुविकल्पीय सवाल है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60/360 इंटू पाई। आर का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग हो जाएगा इधर 16। अब इसको देखिए 0 से 0 गया, 6 से 6 बार गया 36, और 4 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 8 16, तो कितना आ जाएगा 8 पाई बटे में आ जाएगा 3, तो 8/3 पाई किस में है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करती है या करता है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बोला क्या है सवाल ने, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लीजिए कोई जीवा है 60 डिग्री, सॉरी इसकी लंबाई नहीं दी उसने, तो जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। मान लीजिए एक केंद्र है, तो 60 डिग्री का एंगल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये जो है जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखिए वृत्तखंड क्या होते हैं, सबसे पहले वृत्तखंड समझेंगे। वृत्तखंड का मतलब है वृत्त के 2 खंड, यानी वृत्त के 2 टुकड़े। तो इस वृत्त के 2 टुकड़े हैं, एक तो ये वाला है छोटा वाला वृत्तखंड, और एक ये बड़े वाला वृत्तखंड हो जाएगा, है ना। एक तो ये छोटे वाला टुकड़ा वृत्त का और एक बड़े वाला टुकड़ा वृत्त का, तो ये इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, यानी छोटे वाले को लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़े वाला है इसको बोलेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये क्लियर हो गए। अब उसके बाद आते हैं सवाल के सॉल्यूशन पर। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है आर बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। और एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल करती है, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सबसे पहले ध्यान दे देना है। अब देखिए ये एक त्रिभुज ध्यान से देखना है, एक तो ओ ए बी, ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है आपको, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं
और एक एंगल 60 डिग्री का है। तो आपको समबाहु त्रिभुज पता होगा कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, हाँ या ना। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होना चाहिए और ये भी 60 होना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर होंगे। और तीनों का योग 180 भी हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये वाला ट्रायंगल एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या लिखेंगे, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल, ये जो टुकड़ा दिख रहा है पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो मुझे एक छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, हाँ या ना। तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का, पहले हम किसका निकाल रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा की घात 2, हाँ है ना। ये फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा की घात 2। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, अपॉन लिखेंगे 360 डिग्री, इंटू पाई की वैल्यू अभी मत रखिए और आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 15, तो 15 इंटू 15 हो जाएगा, माइनस √3/4। भुजा कितनी है इस समबाहु त्रिभुज की, हर एक भुजा 15 है, तो 15 का वर्ग लिखेंगे, यानी 15 इंटू 15। अब देखिए 0 से गया 0, 6 से गया 6 बार। अब यहाँ पर 15 इंटू 15 और 15 इंटू 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो लिख देंगे बाहर 15 गुना 15, और नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा। ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो नीचे से आ जाएगा 2 कॉमन। अब अंदर क्या बचा, एक तो पाई बचा, और बटे में जब 2 कॉमन ले लिए तो 3 बचा, माइनस ऊपर √3 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा। अब इनका पाई का और √3 का मान रख के इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, 15 इंटू 15 हो जाएगा आपका 225 अपॉन में 2। पाई का मान होता है 3.14 बटे में 3, माइनस √3 का मान होता है 1.732 बटे में 2। ठीक है, इसको पूरा पूरा काटिए, 225 बटे 2 आ जाएगा नीचे बाहर, और 3 से जब कटेगा 3 एकम 3, और बचेंगे 1, कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा के उतार ली 0, फिर 14 हो जाएगा, तो 0 लगा के अगली संख्या उतार लेंगे, 3 चौके 12, तो लगभग इतना आ जाएगा 1.04 माइनस। अब 2 से काटेंगे इसे, 2 अट्ठे 16, तो 0.8 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, बचेगा कितना 1, 2 छिक्का 12 बचेगा 1, और 2 छिक्का 12, तो ये आ जाएगा इसका मान। इसमें से इसे घटाइए, 225/2, पॉइंट में से पॉइंट घटता है, तो यहाँ पर देखिए 1.04 में से किसे घटाना है, 0.866 को घटाना है माइनस। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो 10 में से 6 गए, बचेंगे 4, और यहाँ 13 बचे, 13 में से 6 गए बचेंगे 7, तो यहाँ 9 बचे, 9 में से 8 गए बचा 1, और इधर कुछ नहीं बचा, तो बचा आपका 0.174। ठीक है, अब इसको 2 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 225 गुना 0 पॉइंट है तो 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, बचेगा कितना 1, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। इसकी गुना करनी है 225 की 0.07 में, तो करिए इसकी गुना, 225 की गुना करिए, 87 में गुना कर लीजिए बस, तो 7 पंजे 35, हासिल लगू 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल लगू 1, 7 दूनी 14 और 1 15। 8 की गुना करेंगे, 8 पंजे 40, हासिल लगू 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल लगू 2, 8 दूनी 16, 2 18। इसको जोड़िए 5 7 5 और 8 1 9 और 1, यानी इसका मान आया 19,575। अब पॉइंट कितने अंकों बाद है, 3 अंकों बाद, तो 3 अंकों बाद लग जाएगा, तो लगभग जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 19.5, और ये किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, यानी यह आया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो इतना आ गया। अब हमसे और क्या पूछा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको देखिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, दीर्घ का मतलब है ये बड़े वाला एरिया निकालना है आपको। तो अगर मैं इस पूरे वृत्त में से इस वाले एरिया को हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे
पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ठीक है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया आपका 19.5। पाई की वैल्यू रख देना है 3.14 और आर की वैल्यू 15, तो 15 का वर्ग आ जाएगा 225 माइनस 19.5। अब 3.14 की 225 में गुना करिए, 225 और 314 मान लेंगे इसको। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 1 2 10 हासिल लघु 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 3 पंजे 15 हासिल लघु 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, जोड़े इसको 0 5 9 2 11, 11 5 16 हासिल लघु 1, 3 7 10 हासिल लघु 1 7। तो कितना आ जाएगा 70 650। पॉइंट है 2 अंकों बाद, तो 2 अंकों बाद लग जाएगा माइनस 19.5। इसको घटाइए, 5 में से 5 गए 0 और 16 में से 9 गए बचेंगे 7 और इधर बचेंगे 9 बचेंगे, 9 में से 1 गए बचेंगे 8 और 7 में से बचा 6, तो इधर आ जाएगा 687 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया और ये किसका आया था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया था। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में 2 सेट में पूछा गया है, तो इस बार भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको पहले। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर या आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए एक बेलन है, तो बेलन का आधार और जो ऊपरी सिरा है दोनों क्या होते हैं, एक वृत्त होते हैं। तो इसमें आधार का क्षेत्रफल दिया है, ये आधार है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया है आपको 9 पाई, तो लिखेंगे सॉल्यूशन पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। यहाँ से पाई खत्म, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यानी बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल को बोलते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, और इसका मान दिया है 9 पाई। दोनों को इक्वल रख दिया, पाई से गया पाई और आर स्क्वायर बराबर 9, 9 किसका वर्ग हो जाएगा 3 का। तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 26 है आपका, एक शंकु का दिया है। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक शंकु बना लीजिए। शंकु, इसमें क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं ये वाली लंबाई को, यानी L बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, ये वाली लंबाई है 13 सेंटीमीटर, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई। अब शंकु में 2 चीज़ होती हैं, एक हाइट और एक रेडियस और एक ये लेंथ होती है तिर्यक ऊंचाई। तो हम जानते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, सॉल्यूशन दिया है L बराबर 13 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर और L प्लस आर, ये होता है शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 90 पाई। अब पाई की वैल्यू, पाई से पाई खत्म, और L की वैल्यू कितनी है 13 और प्लस में R बराबर 90। R की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 R प्लस में R स्क्वायर बराबर 90। इस 90 को इधर ले आएंगे तो R स्क्वायर प्लस के 13 R माइनस के 90 बराबर 0। अभी एक द्विघात समीकरण बन गई, इसके फैक्टर करेंगे 90 के, 18 पंजे 90, 18 और 5 का अंतर कितना हुआ 13, तो लिखेंगे R स्क्वायर बराबर 18 R माइनस के 5 R माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से R कॉमन लेंगे तो R प्लस 18 बचेगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो R प्लस 18 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से जो है R प्लस 18 कॉमन ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, और इधर R माइनस 5 बचेगा बराबर 0। R के अब 2 माना, एक तो माइनस 18, एक आया 5। त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो लिखेंगे R कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, अतः R बराबर कितना लेंगे, ओनली 5 लेंगे। R का मतलब हो जाएगा ये त्रिज्या। उसने क्या पूछा, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना, तो व्यास हो जाएगा 2R, तो 2 इंटू R की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सवाल बोले आपको केवल ऐसे ही करना है और फॉर्मूले आपको फिंगर्स पे याद होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ फॉर्मूले पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप सवाल को हल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। माध्य मतलब समांतर माध्य क्या होगा, और देख लीजिए कितनी बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2013, 14, 16, 20, 22 और 23। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जब भी आपसे लगातार संख्याएं, जब भी आपको लगातार संख्याएं दे, जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, उनका माध्य होगा। तो माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, हाँ है ना। ठीक है, तो पदों का योग मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 + 9, और बटे में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएं लिख देंगे। अब इनको जोड़िए ऊपर, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 6 21, 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 बटे 9 और 9 से 45 कटेगा 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। अब मैं इसके आपको बहुत ही छोटी ट्रिक बताता हूँ और बहुत अच्छी है। इसको देखिए, जब भी लगातार संख्याएं दे, जैसे 1 से लेकर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी भी दे सकता है कि 1 से 100 तक या 1 से 200 तक कितने भी दे सकता है। तो लगातार संख्याएं हों तो आपको पहली और लास्ट की जोड़कर 2 से भाग कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जब भी आपके सामने लगातार संख्याएं हों तो आपको फर्स्ट और लास्ट जोड़ना है, जैसे 1 + 9 और बटे में 2 से भाग कर देना है, वही आपका आंसर। 9 और 1 10 और 10 बटे 2, 2 से गया 10 5 बार। ठीक है, तो अगर बहुविकल्प में आता है सवाल आप ऐसे करेंगे, और अगर मान लीजिए तिलक में आएगा तो आपको सॉल्यूशन ऐसे ही करना होगा। उम्मीद करूंगा ट्रिक आपको समझ में आई होगी। मान लीजिए आपसे बोल देता कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत या माध्य बताओ, तो सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली 2 4 6 8 है ना, और आपके हो जाएगी फिर 10, फिर 12 और 14 और 16 18 20, ये हो जाएंगी प्रथम 10 सम संख्याएं। अब इसका जो माध्य निकलेगा, पहले और लास्ट को जोड़ना है और बटे में कितना कर देना है 2, कितना आ जाएगा 22 बटे 2 से काटेंगे 11 आंसर। ठीक है, आपको ऐसे करना है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे इस टाइप का सवाल एक जरूर पूछा जाना है, चाहे वो माध्यक पूछे, चाहे माध्य पूछे, चाहे बहुलक पूछे। टेबल वाला सवाल 101% आना है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर लाता हूँ। तो आपको जो टेबल दिया है पहले उसे लिखेंगे, वर्ग अंतराल, इधर लिखेंगे बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। बारंबारता हो जाएगी 3 10 11 9 और 7। अब इसमें एक लाइन और एफ बढ़ानी है, कौन सी, बारंबारता को एफ बोलते हैं। इधर लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान को बोलेंगे हम x। तो मध्यमान क्या होगा, यानी जो अंतराल है इनका मध्यमान। 0 और 10 के मध्य क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 और 20 के मध्य आ जाएगा 15, उसके बाद 25, फिर 35, उसके बाद 45। ठीक है, ये मध्यमान हो गए। अब आपको क्या करना है, f की और x की मल्टीप्लाई करनी है। fx यानी 3 पंजे 15 और 10 15 यानी 15 दाएं 150, और 25 से कम 25 हासिल लगो 2, 25 से कम 25 2 27, 35 निम्मा कितने हो जाएंगे, 350 में से 35 घटाएंगे तो 315, 7 पंजे 35 हासिल लगो 3, 7 चौक 28, 3 31। ठीक है, ये भी आपका इतना ही हो जाएगा, तो आ जाएगा fx। अब इधर लिखेंगे सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब f वाले को सबको जोड़ना है। 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 और 9 33, 33 और 7 40, और इधर लिखेंगे सिग्मा fx, यानी इन सबको जोड़ना है। 5 और 5 10, 5 15, 5 20 हासिल लगो 2, 2 और 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 और 1 16 और 1 17 को 7 का हासिल लगो 1, 1 और 2 3 और 3 4 3 9, यह आ जाएगा 970। अब क्या करना है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f।
सिग्मा एफ एक्स कितना है 970 बटे सिग्मा एफ कितना है 440, जीरो से गया जीरो और इससे काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, बचेंगे कितने, 1 बचेगा, 4 चौके 16। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा जोड़ने में यहाँ गलती हो गई है। जब हमने इसको जोड़ा 7 तक ठीक था, हासिल लघु कितने भाई, दोबारा जोड़िए, 5 और 5 10, 5 15, 5 20, हासिल लघु 2, 2 और 1 3 और 5 8 7 15 16 17, हासिल लघु 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 4, 3 7 और 3 10, तो यहाँ पर आ जाएंगे 10, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 1070। अब जीरो से गई जीरो, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, बचेंगे 2, तो 4 छिक्का 24 आएगा इधर, और बचेंगे कितना, 1 बचेगा, दशमलव लगाई, उतार लिया जीरो, तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 26 एक सेकेंड यहाँ पर भाग दीजिए, 4 दूनी 8, बचेंगे कितने 2, 27 हो गया, 4 छिक्का 24, बचेंगे कितने, हाँ 3 बचेंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 30 को जब भाग देंगे 4 सत्ते 28 और फिर बचेंगे आपके 2, 4 पंजे 20, तो आंसर जो आएगा इसका 26.75 आएगा, ना कि 26.25। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, जोड़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, बाकी तरीका यही रहेगा इस सवाल को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये प्रायिकता वाले चैप्टर से लिया है। यदि पीई बराबर 0.05 तो पीई बार का मान होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि पी ए का बार का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। तो आपको पी ए बार निकालना है या पीई बार निकालना है, तो यहाँ पर ई लिख देंगे और 1 माइनस इधर भी पीई लिख देंगे। तो 1 माइनस पीई का मान कितना है 0.05, तो 1 में से बस इसको घटाना है, बाकी कुछ नहीं करना। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएंगे 5, इधर 9 बचेंगे और इधर कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.95, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगर आपको बार वाला सवाल आ जाए तो आपको बस 1 में से घटाना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है, या ज्ञात कीजिए। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है, देख सकते हैं कैसे करेंगे। तो जो दिया है पहले उसे लिखेंगे, थैले में लाल गेंद, तो लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बराबर 5, और कुछ नीली गेंद हैं, तो मान लीजिए नीली गेंद है x, तो लिखेंगे माना नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या बराबर x, ठीक है। अब 5 लाल हैं और कुछ नीली गेंद है, तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, अतः कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या हो जाएंगी, नीली और लाल को दोनों को मिला देंगे यानी 5 प्लस x टोटल गेंद हो जाएंगी। अब सवाल के अनुसार आइए, सबसे पहले उसने बोला नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि कुल नीली गेंद कितनी है और टोटल गेंद कितनी है। तो कुल नीली गेंद लिखेंगे, कुल नीली गेंद और बटे में कुल गेंदें, ठीक है, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल नीली गेंद कितनी है, कुल नीली गेंदों की संख्या हमने मान ली x है और कुल गेंदों की संख्या कितनी है 5 प्लस x है, यहाँ तक लिख देंगे। अब उसने बोला है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सेम ऐसे लिखेंगे, ऊपर आ जाएंगे कुल लाल गेंदे, कुल लाल गेंदे और अपन में आ जाएंगी कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल लाल गेंदे कितनी है, कुल लाल गेंदे हैं 5 और कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंदों की संख्या है 5 प्लस x। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार उसने बोला है, इसको अगर मैं नीली गेंद निकालने की प्रायिकता को p ऑफ ब्लू बोल दूं और p लाल गेंद निकालने की संख्या को बोल दूं p ऑफ r, यानी रेड वालों की प्रायिकता है PR और ब्लू वाले की प्रायिकता है PB, यानी PB का मान ये हो जाएगा और ये आ जाएगा PR का मान।
तो अब उसने बोला है जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता को हमने लिख दिया PB और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता को लिख दिया हमने PR। तो हम कह सकते हैं कि PB PR की दुगनी है, हाँ या ना। तो लिखेंगे PB बराबर है PR की दुगनी। तो दो यहाँ लिखेंगे। तो PB का मान कितना है x/5 + x बराबर PR का मान कितना है 5/5 + x और गुना में 2। ठीक है, ये 5 + x से 5 + x कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। तो अतः x का मतलब क्या था कि नीली गेंदों की संख्या। तो हमसे पूछा इस सवाल ने कि नीली गेंदों की संख्या बताओ। तो लिखेंगे अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। नीली गेंदों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकंड आपको थोड़ा दिखने रहा होगा तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा PB बराबर PR का दुगना है। तो PB का मान लिखा x/5 + x और PR का मान लिख दिया यहाँ से 5/5 + x। ये 5 + x से 5 + x कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। तो नीली गेंदों की संख्या आ जाएगी आपकी 10। नोट कीजिए। और अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज का ये होमवर्क है आपके लिए। बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसी भी वीडियो लगी हो कमेंट में बताना और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी सॉल्यूशन की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।